हेलो लिसनर्स, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 2 फरवरी का द हिंदू विश्लेषण। वैसे तो कल 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 प्रस्तुत किया और इसी कारण आज तमाम अखबार, जिसमें द हिंदू भी शामिल है, उनमें बजट से जुड़ी हुई खबरें ही खबरें हैं। यूं कहूं कि द हिंदू में शुरुआत के 10 पेजों में बजट की खबरें ही हैं, तो इसलिए हमने सोचा है कि बजट पर एक अलग से ऑडियो लेकर आएंगे, बजट और आर्थिक सर्वे पर। तो आज केवल उन खबरों की चर्चा जो बजट से जुड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि बजट का एक साथ विश्लेषण एक बार में या तो एक ऑडियो में या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, क्योंकि एक लंबी चर्चा है। क्योंकि बजट स्पीच 1.5 घंटे की थी और बजट में ढेर सारे प्रावधान है और ढेर सारी खबरें बजट पर छपी है, तो उसके लिए अलग से विश्लेषण करेंगे। अब शुरुआत करते हैं आज की जो पहली खबर है उससे। खबर का संदर्भ यह है कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है शेयर मार्केट में, वो लगातार गिरते जा रहे हैं। कल 1 फरवरी जब बजट प्रस्तुत हुआ, उसके बाद शेयर मार्केट में उछाल आया। ऐसा लगा कि शेयर मार्केट ने बजट का स्वागत किया है, लेकिन फिर कुछ देर बाद रिवर्स हुआ शेयर मार्केट, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स में काफी गिरावट आई। अडानी एंटरप्राइजेस में कल 28% की गिरावट थी और आज जब मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 26% की गिरावट 2 फरवरी को भी अडानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिली। इसके अलावा अडानी ग्रुप के जो दूसरी कंपनियां हैं उनके भी शेयर्स गिरे, चाहे वो अडानी टोटल गैस हो, अडानी ग्रीन एनर्जी हो, अडानी पोर्ट हो। इन सबके शेयर्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली। अडानी इलेक्ट्रिसिटी में भी गिरावट देखने को मिली। यही नहीं, बल्कि अडानी द्वारा अधिग्रहित कंपनियां, यानी जो एक्वायर्ड कंपनीज है, एसीसी हो गई जो एक सीमेंट कंपनी है, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट या फिर एनडीटीवी जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा, उसमें भी उनके शेयरों में भी गिरावट आई। तो ये जो कहानी है वो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ, इस पर भी हम बात करेंगे, जो अडानी ग्रुप लेकर आया था करीब 20,000 करोड़ का, लेकिन उसे अब उन्होंने वापस ले लिया है शेयर मार्केट में आए इस बड़े उतार चढ़ाव के कारण। असल में 24 जनवरी को न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में और फिर 25 जनवरी को भारत में हिंडनबर्ग रिसर्च नामक एक शॉर्ट सेलर है, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो निगमित इतिहास है यानी कंपनियों का इतिहास है, उसमें सबसे बड़ा फ्रॉड भारत विश्व का जो तीसरा सबसे अमीर आदमी है वो कर रहा है। गौतम अडानी का उसमें जिक्र था। वो रिपोर्ट गौतम अडानी की कंपनी पर यह आरोप लगाती है कि उन्होंने स्टॉक प्राइस, जो उनके शेयर के दाम है, उनको मैनिपुलेट किया है, यानी उनमें छेड़छाड़ की और बहुत ज्यादा उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जबकि इतनी कंपनी की वैल्यूएशन है नहीं। ठीक है। दूसरा आरोप ये लगाया कि उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है, मतलब लेखांकन जो किया है। लेखा जाहिर सी बात है, कंपनियों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आय व्यय का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, हर चीज का लेखा जोखा होता है, तो उसमें उन्होंने छेड़छाड़ की है अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को ज्यादा दिखाने के लिए। फिर ये भी कहा है कि अडानी ने अपनी कंपनी को फैमिली बिजनेस बना रखा है, सारे जो निर्णय है वो कंपनी द्वारा नहीं बल्कि उनकी फैमिली द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, और इस तरह के ढेरों आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसका असर क्या हुआ, और एक आरोप यह भी है कि अडानी ग्रुप ने भारत के बाहर विशेष तौर पर शेल कंपनियां तैयार की है जो अडानी ग्रुप का काम देखती है। शेल कंपनियां दरअसल वो कंपनियां होती है जो बनाई तो जाती हैं लेकिन वो कोई कामकाज नहीं करती, वो केवल कागजों में दिखती हैं। तो कागजी इन कंपनियों, वैसे भारत सरकार भी जो मानती कि काला धन जो है वो शेल कंपनियों के माध्यम से पार्क किया जाता है इधर उधर, तो इस वजह से शेल कंपनियों को एक तरह से काला धन को पार्क करने का एक अड्डा माना जाता है। और शेल कंपनियां जो होती है वो कागजों में जिंदा रहती है, कागजों में काम करती है, असल में वो कोई काम नहीं करती। तो अडानी ग्रुप पर यह आरोप भी हिंडनबर्ग ने लगाया है। अब ये सारे आरोप हैं क्योंकि हिंडनबर्ग के इन आरोपों का जवाब अडानी ग्रुप ने भी दिया, और अडानी ग्रुप ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी यानी वृद्धि हो रही है, तो उसको हैम्पर करने के लिए और भारत की संस्थाओं की साख गिराने के लिए और बहुत सारे कुत्सित मतलब मानसिकता के साथ हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है। अब ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। उस बीच एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर अडानी ग्रुप लेकर आया 20,000 करोड़ का, जिसको 31 तारीख तक सब्सक्राइब करना था। तो हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पर बात करें उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। जब तक आप आईपीओ नहीं समझोगे एफपीओ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए आपके सामने में छोटा सा उदाहरण रखता हूं। मान लीजिए आप एक कंपनी है, आपकी कोई कंपनी है और उसको 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब आप वो 100 करोड़ रुपए या तो अपने दोस्त से उधार मांग लो, लेकिन ये संभव ही नहीं है क्योंकि आपका दोस्त ऐसा तो है नहीं कि अलमारी से निकाल के 100 करोड़ आपके हाथ में रख देगा कि ले भाई 1 हफ्ते बाद चुका देना। तो ऐसा होता नहीं है। बैंक के पास आप जाओ, हो सकता है संभवतः बैंक के पास एक सीमा होती है लोन की, आप लोन ले तो सकते हो, लेकिन हर टाइम आप लोन
या कर्जे के तले दबे रहो, ये भी ठीक नहीं है। तो कोई कंपनी सोच सकती है हमें लोन भी नहीं चाहिए भाई। तीसरा तरीका होता है बॉन्ड जारी करना, कि आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए आपकी कंपनी को, तो आप एक काम करो 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर दो, 100 रुपए के, 1000 रुपए के बॉन्ड जारी कर दो, बहुत सारे, और 100 करोड़ रुपए जुटा लो। अब बॉन्ड में होता क्या, दरअसल बॉन्ड एक बंद पत्र होता है। बंद पत्र में क्या होता है कि एक कंपनी या जो भी जारी करता है, वो इवन सरकार भी जारी करती है बॉन्ड, तो कंपनियां क्या, यहां तक कि नगर निगम भी बॉन्ड जारी करते हैं, क्योंकि जिनको भी पैसा चाहिए उधार पर अगर पैसा लेना है तो बॉन्ड जारी कर देते हैं। तो बॉन्ड में क्या एक वादा होता है कि भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि इतने साल बाद तुम वापस आओगे तो हम तुमसे तुम्हारा ये बॉन्ड वापस ले लेंगे और तुम्हें पैसे देंगे और ऊपर कुछ प्रीमियम भी मिलेगा। जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है तो तुम्हें 2 साल बाद 110 रुपए या 5 साल बाद 120 रुपए हम देंगे। तो कोई भी सोचता है कि चलो पैसा तो कहीं गया ही नहीं है, ठीक है, अभी 100 रुपए इन्वेस्ट करो, बाद में 120 रुपए मिल जाएंगे। तो उसी तरह 100 रुपए के बहुत सारे 1 करोड़ बॉन्ड जारी कर दो, या 1000 रुपए के 10 लाख बॉन्ड जारी कर दो, कुछ भी तरीका अपनाओ लेकिन बॉन्ड जारी कर दो। तीसरा तरीका है सिक्योरिटी मार्केट का तरीका। सिक्योरिटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में आ जाओ, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा लो 100 करोड़ रुपए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कंपनी में हिस्सा बेचना पड़ेगा, इक्विटी देनी पड़ेगी सामने वाले को। अब बॉन्ड में और बैंक लोन में तो क्या होता है कि उधार होता है, वो चुका दिया जाता है, बात खत्म। लेकिन जब आपकी कंपनी शेयर मार्केट में आती है, मतलब आप अपनी कंपनी का हिस्सा बेचते हो, किसी को देते हो, तो अब आपकी कंपनी का हिस्सा कम हो गया, आपके पास 100% नहीं रहा। तो मान लीजिए आपने कहा कि 100 करोड़ रुपए मुझे जुटाने में 25% हिस्सा अपनी कंपनी का बेच देता हूं। अब आपके पास 75% कंपनी रह गई, 25% उन लोगों के पास चली जाएगी जो कंपनी आपको 100 करोड़ रुपए, जो लोग 100 करोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या करते हो, आप आईपीओ लाते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, कि भाई मैं 100 करोड़ रुपए जुटाना चाहता हूं और मैं अपनी कंपनी के शेयर बेच रहा हूं। तो अब आप अपनी कंपनी के शेयर्स की कीमत तय कर लेते हो कि मैं 1000 रुपए में एक शेयर बेचूंगा, कि 100 रुपए में एक शेयर बेचूंगा, 500 रुपए में बेचूंगा। ये शेयर की कीमत आप तय करके और 100 करोड़ रुपए ऐसे जुटा सकते हो, अगर लोग आपके आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो। आईपीओ का क्या होता है कि जब आईपीओ की डेट आती है कि इतने तारीख से इतनी तारीख तक आईपीओ भरा जाएगा, आपको फॉर्म भरना पड़ता है और आप खरीद सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम जैसे, आप जैसे लोग जो होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। उसके अलावा कुछ संस्थागत निवेशक भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं उनको। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई या कुछ ऐसे बैंक्स हो गए, ये सब संस्थागत निवेशक होते हैं। ये भी क्या हिस्सा खरीद लेते हैं। एलआईसी जैसे बहुत बड़ा संस्थागत निवेशक है, एलआईसी कंपनियों में पैसा लगाता है और उनके हिस्से खरीदता है। अडानी में भी एलआईसी का पैसा है, ठीक है। तो आपने ऐसे करके अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचा और आपने पैसे जुटा लिए, ठीक है। अब मान लीजिए भविष्य में आपको और पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप वापस शेयर मार्केट में नए शेयर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। तो पहले आप आईपीओ निकाल चुके हो, इसलिए अगर आपको अगर दोबारा पैसे लेने हैं शेयर मार्केट के थ्रू, तो आप एफपीओ लाओगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जैसे अडानी लाए, क्योंकि अडानी की कंपनी जो थी अडानी एंटरप्राइज, वो ऑलरेडी आईपीओ ला चुके थे, उसका शेयर मार्केट में बिक रहा था, ठीक है, शेयर बाजार में। तो आईपीओ तो आ चुका था, अब 20,000 करोड़ के लिए दोबारा एफपीओ लाए। लेकिन हुआ क्या दरअसल कि जब एफपीओ लाए तो शुरुआत के दूसरे दिन तो एफपीओ केवल 3% ही सब्सक्राइब हुआ, यानी जितने शेयर्स उन्होंने बाजार में दिए थे कि हमें इतने शेयर बेचने, केवल 3% ही सब्सक्रिप्शन हो पाया। 3% शेयर्स ही अप्लाई किए गए कि इतने हमें खरीदने, लोगों ने कहा भाई ठीक है। बाद में तीसरे दिन वो 100% सब्सक्राइब हो गया, मतलब अब लगभग जितने शेयर मार्केट में उन्होंने डाले थे एफपीओ के माध्यम से वो सारे खरीद लिए गए। ओके, अब होगा क्या, हुआ ये कि कंपनी के शेयर्स अचानक उनके भाव गिरने लगे। 3200 से वो अब लुढ़क के 2100 पर आ गया और फिर अब तो उसके 1700-1800 के आसपास आ गया, उससे भी नीचे जा रहा है। तो कहानी है कि अडानी ने कहा कि नहीं भाई देखो, जनता का भरोसा, निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए हम अपना एफपीओ कैंसिल कर देते हैं। तो अब उन्होंने अपना एफपीओ कैंसिल कर दिया, यानी अब जो पैसा उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए जुटाया था, वो 20,000 करोड़ रुपए जिनका जिनका था उनका वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि शेयर के भावों में गिरावट आ गई है। अगर वो एफपीओ का पैसा वापस नहीं करते हैं तो शेयर के दाम आधे हो गए एफपीओ के बाद से। तो जिन्होंने 3200 में खरीदा था उनका शेयर 1700, 1800, 1600 रुपए के आसपास आ गया है। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि यार हमने पैसा लगाकर गलती कर दी, अभी 2 दिन पहले तो पैसे लगाए थे और ये तो ये हाल हो गया। लेकिन ये सारा जो कारण बताया जा रहा है अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों के शेयर में इतनी भारी गिरावट का, वो हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर का संबंध व्हाट्सएप से है। दरअसल व्हाट्सएप ने 2021 में एक प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की थी। हुआ यह था कि व्हाट्सएप ये चाहता था कि व्हाट्सएप पर जितने भी लोग रजिस्टर हैं, यानी जितने भी लोग यूजर्स हैं व्हाट्सएप चलाते हैं,
उनके साथ एक प्राइवेसी पॉलिसी पर एक्सेप्टेंस ले लिया जाए, यानी उनसे एक प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कराई जाए, और जो अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनका व्हाट्सएप का एक्सेस खत्म कर दिया जाए, यानी वो व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे। अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, आपको उसको मानना पड़ेगा। वो प्राइवेसी पॉलिसी क्या थी कि व्हाट्सएप को आप ये अधिकार देते हो कि वो आपके डाटा को, यानी आपका जितना भी डाटा उसके पास है, क्योंकि व्हाट्सएप आप चलाते हो तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर तो उसके पास है ही, उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, किस तरह की चीजें, क्या आपकी पसंद है नापसंद है, वो सब डेटा से पता लग जाता है। तो उसने कहा भाई देखो सुनो, तुम व्हाट्सएप चलाओगे लेकिन तुम्हारा डेटा जो है, यूजर से कह रहा है व्हाट्सएप की, तुम व्हाट्सएप चलाओगे लेकिन तुम्हारा डेटा मैं फेसबुक और उसकी बाकी कंपनियां जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, तो मैं फेसबुक और मेटा के साथ में शेयर करूंगा। तो इस पर थोड़ा सा बवाल कट गया। क्यों? क्योंकि आपकी निजता का हनन है ना भाई। आपने व्हाट्सएप को चलाया और व्हाट्सएप अब आपके डाटा का इस्तेमाल कर रहा है फेसबुक और उनको दे रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप कुछ फेसबुक की कंपनी है। अब तो फेसबुक ने एक्वायर कर रखा है व्हाट्सएप को, तो मार्क जकरबर्ग की उन कंपनियों के साथ डाटा क्यों शेयर किया जाए। तो इसको लेकर खैर चल ही रहा था। उसी दौरान 22 मई 2021 को व्हाट्सएप ने सरकार को एक लेटर लिखा और सरकार को कहा कि देखो ऐसा है कि हम किसी का भी एक्सेस नहीं रोकेंगे, सबको व्हाट्सएप चलाने देंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको भी हम चलाने देंगे, कोई बात नहीं, हम उसका डाटा शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये हम तब तक करेंगे जब तक कि आप नया कानून नहीं बना लेते। क्योंकि सरकार एक डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रही है, उस पर मैं आगे बताता हूं क्या है वो। ठीक है भाई, बात यहां तक रुकी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्योंकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि भाई ये व्हाट्सएप जो प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आ रहा है ये हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी के जजमेंट में कहा था कि निजता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 में, और ये हॉरिजॉन्टल राइट भी है और वर्टिकल राइट भी है। वर्टिकल मतलब केवल ये सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी है। मतलब ये कि निजता का अधिकार अगर सरकार आपका उल्लंघन करती है निजता के अधिकार का, तो आप कोर्ट जा ही सकते हो। लेकिन अगर कोई प्राइवेट एंटिटी, कोई निजी व्यक्ति अगर अधिकार का उल्लंघन करता है आपके मौलिक अधिकार का, तब भी आप कोर्ट जा सकते हो। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। व्हाट्सएप ने, जैसा मैंने बताया कि 22 मई 2021 को एक अंडरटेकिंग दे दी थी लेटर लिखकर कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जब तक आप नहीं लाते हो, सरकार से कहा, तब तक ठीक है हम शांत बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई इशू है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट से व्हाट्सएप ने अपनी सारी बातें रखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने सरकार को लेटर लिखा था उसको अब न्यूज पेपर्स में पब्लिश करो। तो 5 नेशनल न्यूज पेपर में व्हाट्सएप को 2 दिनों तक, यानी 2 बार जो है वो अपनी अंडरटेकिंग जो है वो जो सरकार को उन्होंने दी थी वो पब्लिश करनी पड़ेगी कि हम जो है किसी का भी व्हाट्सएप चलाने का अधिकार नहीं छीनेंगे, चाहे आप प्राइवेसी पॉलिसी मानो चाहे मत मानो। अब अगली खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आई। दरअसल भारत में एक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, यानी कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून बना हुआ है। तो उस कानून में दरअसल वैसे तो क्या है, जैसे कोई महिला अपने मैट्रिमोनियल हाउस यानी अपने ससुराल में अगर उसको परेशान किया जाता है या पीड़ित किया जाता है पति द्वारा या अन्य किसी भी परिजन द्वारा, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने हस्बैंड की याचिका पर वाइफ को समन कर दिया। मतलब पति ने कहा कि देखो मेरी पत्नी जो है वो व्यभिचार में भी लिप्त है और मुझे प्रताड़ित कर रही है, तो घरेलू हिंसा का मामला बनता है। तो दिल्ली की उस अदालत ने कहा ठीक है बुला लो तुम्हारी पत्नी को। तो कोर्ट ने कहा समन दिया। कोर्ट के समन के बाद हुआ क्या, पत्नी पहुंच गई दिल्ली हाईकोर्ट और पत्नी ने कहा कि जब टाइटल में ही लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो जब शब्द ही विमेन है तो कोई आदमी कोर्ट कैसे जा सकता है। भाई पति की तरफ से कहा गया कि देखो केरला हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो पत्नी की वकील ने कहा कि नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाद में उस आदेश को वापस भी ले लिया था, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये एक त्रुटि है। तो खैर कुल मिलाकर यह है कि ब्रीफ खबर यह है कि हमारे देश में अब अगर इसको परीक्षा के उपयोग से देखा जाए तो
महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून के बारे में हमें पढ़ना होता है, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, ये अमूमन शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं उनके प्रोटेक्शन का कानून है। ठीक है, और पुरुषों पर यह लागू नहीं होता। मीन्स ये कि पुरुष जो अगर घरेलू हिंसा का शिकार है तो वो इस कानून के तहत शरण नहीं ले सकता। तो ये अब तक किसकी लीगल पोजीशन है। अब अगली जो बात है वो जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म से। दरअसल द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नाम का एक पेज होता है जिसमें कोई मसला होता है उसको विस्तार से एक पूरे पेज में समझाया जाता है। तो जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म यानी कि न्यायिक बहुसंख्यकवाद पर उसमें एक आर्टिकल छपा है। तो सबसे पहले न्यायिक बहुसंख्यकवाद पर मैं आऊं तो न्यायिक बहुसंख्यकवाद के बारे में बताने से पहले कुछ संविधान के प्रावधान भी तो जरूरी है बताने। मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, संदर्भ समझा देता हूं, फिर मैं बात पर आऊंगा। तो संदर्भ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय इस देश के संविधान की व्याख्या कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का भी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। मतलब कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है तब भी हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं हालांकि उस मामले में तो, लेकिन संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, एक तो डिवीजन बेंच होती है, मतलब 2 जजों की बेंच। तो उसमें तो आमतौर पर अपील के और दूसरे तकनीकी मामले जाते हैं, संवैधानिक मामले नहीं जाते। संवैधानिक मामले अनुच्छेद 145 में ऐसा लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में कि एक संविधान पीठ को ही भेजे जाएंगे और संवैधानिक मामलों पर कम से कम 5 जजों की पीठ बनेगी, यानी संविधान पीठ में कम से कम 5 जज होंगे। तो हमारे देश में क्या होता है कि 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे मतलब विषम संख्या में बेंच बनाई जाती है। ठीक है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ कि विषम संख्या में बनाओ, लेकिन विषम में बनाई जाती। क्यों? क्योंकि संविधान में यह भी लिखा हुआ अनुच्छेद 145 में कि जितने भी निर्णय होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो मेजोरिटी से लिए जाएंगे, यानी बहुमत से लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात अगर आप 8 जजों की बेंच बनाओ तो 4-4 भी तो हो सकता है, टाई हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो इससे अच्छा वो विषम संख्या में बनाते हैं ताकि टाई ना हो। अगर 5 जजों की बेंच होगी तो 3-2 से फैसला आ सकता है, 4-1 से आ सकता है, 5-0 से आ सकता है। 7 की होगी तो 4-3 से आ जाएगा, लेकिन बराबरी का मामला तो नहीं होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 7 जजों की बेंच है और 3.5 जजों ने ये कहा और 3.5 जजों ने वो कहा, बराबरी का मामला तो होने से रहा। ठीक है, लेकिन इस पूरे आर्टिकल में सवाल ये उठाया गया है कि क्या कानून के मामलों पर बहुसंख्यक वाद होना चाहिए, मतलब बहुमत से निर्णय हो सकते हैं क्या। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जज होंगे वो कानून की व्याख्या करेंगे, या तो कोई बात कानून संविधान की कसौटी पर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। इसमें बहुमत का क्या मामला है भाई। संसद में या विधानमंडलों में अगर बहुमत हो तो उसका कारण तो यह है कि भाई जनता की जो इच्छा है वो संसद और विधानमंडल करती है, लेकिन कानून के कोर्ट में, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में तो जनता की मर्जी थोड़ी चलती है। जो कानून और संविधान कहता है वो मानना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये मेजोरिटी का लॉजिक लगता है, तो इस पर कुछ बताया गया है। असल में इसमें यह भी कहा गया है कि भाई जो जज होते हैं अलग अलग निर्णय देते हैं। अब जैसे डीमोनेटाइजेशन में आप देखो तो अभी विमुद्रीकरण सही था कि गलत था, उस पर एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। 4 जजों ने कहा कि नहीं, विमुद्रीकरण जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, वो सही था। एक जस्टिस नागरत्ना ने कहा नहीं, ये गलत था। ठीक है, तो 4 जज एक तरफ और एक जज दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों है तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही। ठीक है, अभी वो हिजाब वाले मसले में भी आपने देखा ना, डिवीजन बेंच में 2 जज थे। कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चला था उसमें जो अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो एक जज ने कहा कि हिजाब स्कूलों में पहना जा सकता है, कॉलेजेस में पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जज ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो जस्टिस धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता का जजमेंट अलग अलग आया। ठीक है, उसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ ना वो मैरिटल रेप का, आपने देखा होगा कि वैवाहिक जो बलात्कार है वो अपराध है कि नहीं है। तो एक जज ने कहा अपराध है, दूसरे ने कहा नहीं है। तो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह से होता रहता है। सबरीमाला वाले केस में भी आपने देखा होगा कि 4 जजों ने कहा कि सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता, महिलाओं को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। जो 10 से 49 वर्ष की है, यानी मेंस्ट्रुएटिंग एज की है, जो माहवारी जिनको आती है, उनको नहीं रोक सकते। इंदु मल्होत्रा जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि नहीं, रोक सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से। लेकिन पर क्या ऐसा हो सकता है कि एक कोर्ट है जिसमें सब लोग ही जानकार है, सभी संविधान के जानकार है और सब अलग अलग अपनी राय दे रहे हो। तो इस पर वो पूरा आर्टिकल है। तो उसमें कहा गया कि कई बार ऐसा होता है कि जजेस की अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है, मतलब वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग निर्णय पर आने की उनकी अलग अलग प्रक्रिया होती है, तो उससे भी उनके निर्णय अलग हो सकते हैं। दूसरा ये कि उनके लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो सेम होते हैं। 5 जज एक ही बात सुन रहे हैं या 7 जज एक ही बात सुन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक जज के सामने अलग बात रखी गई और दूसरे के सामने अलग बात रखी होगी। लेकिन वो कंक्लूजन तक, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अपने अलग अलग लॉजिक इस्तेमाल करते हैं।
उसके अलावा तीसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि बहुत सारे जजेस होते हैं, उनका अपना एक माइंडसेट होता है, उनके अपने बायसेस होते हैं, मतलब उनका अपना एक पक्ष होता है, उनकी एक मानसिकता होती है। तो कई कई बार ऐसा भी होता है कि जज उस मानसिकता या उस बायसेस में आकर या उस अपने एक पक्ष जिनके प्रति उनकी लगता है कि उनकी विचारधारा मैच हो जाती है, तो उस तरफ का जजमेंट भी दे देते हैं। तो कई कई बार ये भी बातें जूरिस्ट बताते हैं। अब यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो जज डिसेंटिंग जजमेंट देता है। अब डिसेंटिंग जजमेंट क्या होता है कि जो जजमेंट बहुमत के खिलाफ हो। अब जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको दिया ना कि इंदु मल्होत्रा ने सबरीमाला में कहा कि महिलाओं को वर्जित किया जा सकता है, बाकी चार्जेस नहीं मानते ये बात। या फिर इस केस में विमुद्रीकरण में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि विमुद्रीकरण गलत था, बाकी 4 जजों ने कहा सही था। तो जो बहुमत से प्रभावित नहीं है या जो बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं है, उसको हम कहते हैं डिसेंटिंग, यानी विरोधात्मक निर्णय। तो जो डिसेंटिंग है, डिसेंट कर रहा है जो जज, उसके निर्णय में कोई मेरिट नहीं है या वो योग्यता वाला निर्णय नहीं है और उसने ढंग से नहीं सोचा होगा या उसका निर्णय जो है वो गौर करने लायक नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसका कारण है, इतिहास में ऐसे 2 जजमेंट्स मिलते हैं जहां पहले डिसेंटिंग जज ने कोई बात कही और बाद में वही सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन माना। जैसे उदाहरण के तौर पे खड़क सिंह का जजमेंट था। खड़क सिंह के केस में यह प्रश्न उठा था कि क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से कहा था नहीं, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। केवल एक जज थे, जस्टिस सुब्बा राव, उन्होंने कहा नहीं, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है, उस समय तो उनकी नहीं चली। बाद में क्या हुआ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। तो लोग ये कहते हैं कि देखो जस्टिस सुब्बा राव ने उस समय जो सोचा था वो आज प्रूव हुआ। तो वो भले डिसेंटिंग जजमेंट था, लेकिन उनका जजमेंट भले अल्पमत में था, लेकिन वो एक योग्यतापूर्ण या एक तरह से कह सकते हैं कि मेरिटोरियस जजमेंट था। उसी तरह से एडीएम जबलपुर का केस था। एडीएम जबलपुर का केस ये था कि आपातकाल में क्या जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ, आपातकाल अगर लगा हो, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 352 में अगर आपातकाल लगता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में, तो सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। उसमें जीवन का मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाएगा, दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाएगा। उस समय जस्टिस एचआर खन्ना, उन्होंने डिसेंट किया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपातकाल लगेगा तब भी जीवन का अधिकार समाप्त नहीं होगा। और बाद में यही हुआ कि एडीएम जबलपुर का केस पलट दिया गया, यानी कि जो जस्टिस एचआर खन्ना ने उस समय अकेले कहा था वो बात बाद में सही निकली। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है तात्कालिक रूप से किसी डिसेंटिंग जज का जजमेंट ना माना जाए। हो सकता है कि भाई हम कह सकते हैं कि अल्पमत में, लेकिन हो सकता है भविष्य में उसके जजमेंट को महत्वपूर्ण माना जाए, सिग्निफिकेंस माना जाए, कहा जाए कि हाँ यार उस समय उसने ये कहा था, बहुत सही कहा था, उसके जजमेंट की अचानक से वैल्यू बढ़ जाए। तो ये खैर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको और सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं स्टिल। उसके बाद जो अगली खबर है हमारी वो यूपीआई से रिलेटेड है। जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उनका भी अब यूपीआई का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। ठीक है, इंटरनेशनल उनका जो नंबर होगा वो यूपीआई का इस्तेमाल कर सकता है। तो एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स जो उनके होते हैं, मतलब एनआरई अकाउंट वो अकाउंट जिसमें एनआरआई जो है अपना पैसा भेजते हैं, ठीक है, भारत में, और एनआरओ अकाउंट वो है जो एनआरआई जो भारत में पैसा कमाते हैं उसको में रखते हैं उस अकाउंट में। तो एनआरई एनआरओ अकाउंट्स जो होते हैं उसको एनआरआई ऑपरेट करते हैं। एनआरआई कौन होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन वो व्यक्ति होता है जो भारत का नागरिक होता है लेकिन भारत से बाहर रहता है, भारत से बाहर प्रवासी होता है, उसको प्रवासी भारतीय कहते हैं। ठीक है, तो अब तक तो क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन आप और हम करते थे। यूपीआई ट्रांजैक्शन होता क्या है तो आप लोगों को वैसे मालूम है, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से या भीम यूपीआई के माध्यम से या रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो एनआरआई को भी अब वो सुविधा मिलेगी। इसके लिए अलग से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा अलग से। अब जो इंटरनेशनल नंबर है उससे अब यूपीआई अकाउंट लिंक हो सकता है, एनआरई और एनआरओ अकाउंट भी उससे लिंक हो जाएंगे। ठीक है, होगा क्या कि वो अभी कस्टमर टू मर्चेंट ही ट्रांजैक्शन हो पाएंगे। कस्टमर कौन होता है? मतलब जो कोई चीज खरीद रहा है। मर्चेंट कौन? जो व्यापारी है। तो अभी जैसे हम कहीं जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं तो उसका क्यूआर स्कैन कर लेते हैं, उसके मोबाइल नंबर पर हम भेज देते हैं ना पैसे, तो ऐसा। लेकिन हम दोस्त भी तो आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, कस्टमर टू कस्टमर। तो कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, कस्टमर टू मर्चेंट होंगे। मतलब एक एनआरआई व्यक्ति किसी व्यापारी को पैसे भेज सकेगा। ठीक है, वो या तो भारत अगर आता है घूमने फिरने तो क्यूआर वगैरह स्कैन करके भेज देगा। ठीक है, दूसरा
कि वो मर्चेंट अकाउंट्स में पैसे भेजेगा। अब आगे की बात यह कि मैनेज कौन करता है? यूपीआई। यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको एनपीसीएल यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एनपीसीआईएल जो है वो ये कंपनी है जो डेबिट कार्ड्स और रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई और भीम यूपीआई वगैरह को संचालित करती है। ठीक है, भारत के अंदर यूपीआई पिछले वर्षों में काफी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश में 600 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं और 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार होगा भीम यूपीआई और यूपीआई के थ्रू कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब एक और इसमें जो टर्म आता है बार बार, वो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर। एमडीआर क्या होता है कि दरअसल देखिए, जब यूपीआई की सुविधा आपको दी जा रही है, चाहे वो या उसके अलावा जो हम लोग डेबिट कार्ड वगैरह, रुपए डेबिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप सोचिए कि सरकार या जो कंपनियां होती दूसरी, जैसे वो फोन पे हो गए, गूगल पे हो गए, या पेटीएम वाले हो गए, या खुद एनपीसीआई का अपना ऐप हो गया, या अलग अलग बैंकों के अपने ऐप हो गए, तो भीम यूपीआई ऐप हो गया वैसे। तो ये सब क्या होता है कि भाई आप इतनी अगर व्यवस्थाएं कर रहे हो, इतनी सेवाएं दे रहे हो, तो पैसा तो इनका खर्च होता ही है, पूरा सपोर्ट सिस्टम इनका लगा हुआ, पूरी टेक्नोलॉजी इनकी लगी हुई है, तो पैसा वो कैसे कमाएंगे फिर? तो वो लगाते थे एमडीआर। एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये एमडीआर व्यापारियों से वसूला जाता था कि जिस व्यापारी को पैसा मिलेगा वो अपने जितना पैसा उसको मिला है यूपीआई ट्रांजैक्शन से या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो वो उतना पैसा देगा। ठीक है, किसको? कंपनियों को, जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करा रही है। लेकिन बाद में क्योंकि सरकार ने कहा कि नहीं, हम तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को, रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हम एमडीआर नहीं वसूलेंगे। एक बार फिर खबर भी आई कि आरबीआई ऐसा चाहता है कि एमडीआर वसूला जाए, लेकिन फिर बाद में वित्त मंत्री ने ट्वीट करके, मतलब वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि नहीं, जो एमडीआर को लेकर जो चिंताएं जाहिर की जा रही है, हम उसका कोई विचार नहीं कर रहे हैं, हम एमडीआर नहीं लगाने जा रहे हैं। जब वो एमडीआर नहीं लगाने जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि पैसा आएगा कहां से? तो उसके लिए वित्त मंत्रालय ने कहा कि हम कोई दूसरे विकल्प तलाशेंगे। तो अभी भी ये प्रश्न दोबारा है कि जब एनआरआईओ के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो क्या उनसे एमडीआर वसूला जाएगा कि नहीं? तो ये भी प्रश्न अनुत्तरित है। लेकिन हाँ, ये एक बेहतरीन पहल हो गई है कुल मिलाकर। अब जो एनआरआई लोग हैं वो भी भारत में अपना पैसा भेज सकेंगे, या भारत में जब आएंगे तो यूपीआई के थ्रू अपने इंटरनेशनल नंबर से भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो एक बेटर पहल है। यूपीआई कैशलेस ट्रांजैक्शन की एक स्कीम है, जैसा आपको पता ही है, तो उसके बारे में ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। अच्छा, एक खबर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड भी है। दरअसल बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है एक तरह से, जो जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। वो गुजरात दंगों पर बनी थी। भारत ने क्या किया, उस पर बैन लगा दिया, यानी जितने भी लिंक्स थे यूट्यूब पर, ट्विटर पे, अलग अलग सोशल मीडिया पर, तो भारत ने उन सबको ब्लॉक कर दिया है। तो भारत में वो डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, क्योंकि भारत का मानना है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों पर अपना निर्णय सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सारी प्रक्रियाओं के बाद अपने निर्णय दिए हैं, तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री एक तो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को अंडरमाइन करती है, न्यायिक व्यवस्था को धत्ता बताती है। दूसरा कि एक विदेशी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, तो एक विदेशी मीडिया एजेंसी जो है वो भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने की कोशिश करी। क्योंकि इस तरह की अगर डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं तो भारत की एकता और अखंडता पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भारत की संप्रभुता पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इन सब आधारों पर भारत ने उसको प्रतिबंधित किया। हालांकि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर कुछ लोगों ने, जिसमें द हिंदू के एन राम भी हैं और टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा भी हैं, इन सब ने एक याचिका दायर कर रखी है। अब खबर क्या है, द हिंदू में क्या खबर है? दरअसल द हिंदू में खबर ये छपी है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उन्होंने विदेशी पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि देख, हम बीबीसी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और बीबीसी जो भी कुछ बनाती है, जो कुछ भी निर्मित करती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंधों को भी लेकर आश्वस्त हैं, मतलब भारत और यूके के बीच में या भारत और ब्रिटेन के बीच में जो बेहतरीन संबंध है उसको लेकर भी भारत जो है वो ब्रिटेन के ऋषि सुनक आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि हम भविष्य में बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करेंगे। कुल मिलाकर ये कि यूके ये चाह रहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, उसके बावजूद भी भारत और यूके यानी ब्रिटेन के संबंध जो है वो अच्छे बने रहे। तो उसकी इस बयान से ये स्पष्ट होता है।